गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएस केमिस्ट्री पॉइंट पर। यहाँ आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा अगला, पीछे की क्लास जो हमने देखी थी उस क्लास में था आपके लास्ट जो रासायनिक गुणधर्म चल रहे थे उनमें जो पहला था आपके प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, SN1 और SN2 अभिक्रियाएं और उनसे रिलेटेड रिएक्शंस जो थी वो हमने देख ली थी। अब उसका सेकंड पार्ट, ध्यान रहे यहाँ पर मैंने बी पार्ट किया है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बाद उसका जो बी पार्ट शुरू होता है, बी पार्ट है इसमें विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशंस रिएक्शन, ध्यान रहे। और यहाँ जो टॉपिक आज का है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 11th क्लास में भी है और आपकी 12th क्लास में भी है। साथ ही नीट, जेई और ZICR की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो आज की क्लास को ध्यान से देखें और समझें। तो देखिएगा, जो आज की क्लास में है विलोपन अभिक्रियाएं, सबसे पहले आपको देखना है कि विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती है। और मैंने एक नीचे नया शब्द लिखा है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। ये इसलिए लिखा है क्योंकि विलोपन अभिक्रियाओं में एक रिएक्शंस आती है, वो आती है विहाइड्रोहेलोजनीकरण की, और उसका जो मूल प्रॉपर्टी है वो होती है विलोपन अभिक्रियाओं के अंतर्गत। तो सबसे पहले आप समझे विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती है। तो विलोपन अभिक्रियाओं में क्या होगा, हमें ये तो मालूम है कि विलोपन अभिक्रियाएं या जो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो एल्किल हैलाइडों में पढ़ रहे हैं। तो एल्किल हैलाइडों में विलोपन अभिक्रियाएं क्या होगी वो आप समझें। इनमें क्या होगा, एल्किल हैलाइड का किसी एल्कोहलिक KOH, एल्कोहल होगा आपके पास क्षारीय या एल्कोहलिक KOH हो सकता है या NaOH हो सकता है। यदि आप ये इन एल्किल हैलाइडों में डालते हो तो इनमें से छोटे अणु जैसे जल H2O या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आदि का विलोपन हो जाता है। विलोपन से तात्पर्य है कि उस एल्किल हैलाइड में से छोटे अणु जैसे H2O और HCl आदि अणु बाहर निकल जाते हैं, अर्थात विलोपित हो जाते हैं। तो प्राप्त होने वाली नए जो उत्पाद है वो विलोपन अभिक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। यानी एक शब्द में और एक सही परिभाषा इसकी देखें तो हम ये कहेंगे, आप मेरी भाषा को ध्यान से सुनकर अपनी कॉपी में लिखेंगे कि एल्किल हैलाइडों में छोटे अणु जैसे H2O, HCl आदि का विलोप होकर बाहर निकलना ही विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अब विलोपन अभिक्रियाओं की परिभाषा होने के बाद हम देखेंगे कि एल्किल हैलाइडों में विलोपन होता कैसे है। तो एक एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, वो ये है CH3 CH2 X और एल्कोहली मैंने इसमें KOH डाल दिया। इसमें क्या होगा, विलोपन अभिक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहला ये ध्यान दें कि जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, X परमाणु जुड़ा होता है, उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके आगे का कार्बन जो होता है वो बीटा कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है, बीटा कार्बन कहलाता है। हमेशा ध्यान रखें, जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन और उसके आगे का कार्बन होता है बीटा कार्बन। तो इसमें क्या होगा, बीटा कार्बन जो है उसके पास 3 हाइड्रोजन है। आप देख सकते हो CH3 में इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसलिए इन हाइड्रोजनों को भी बीटा हाइड्रोजन कहा जाता है। अब मान लीजिए इस 3 हाइड्रोजन को मैं इस रूप में लिखूं, इसको मैं 2 लिखकर 1 हाइड्रोजन इस संरचना में लिखूं, तो होगा क्या कि यहां से हैलोजन परमाणु बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले जाएगा, जिससे इस पर आएगा ऋणावेश और इस अल्फा कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए या अपने चार्ज को पूरा करने के लिए, अपनी क्षमता, अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाता है। कहने से तात्पर्य यह है कि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं। यहां चले जाएंगे तो यहां H जो है वो प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, यहां H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा और हैलोजन माइनस के रूप में बाहर निकलेगा। जो अपोजिट साइन है वो आपस में योग करेंगे, यहां से क्या करेगा, ये योग कर लेगा, और योग करने के बाद यहां से HX बाहर निकल जाएगा। ये आपके यहां से निकल गया HX, हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकल चुका है। तो ध्यान दें, यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो यहां बन गया डबल बॉन्ड। क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2।
तो मैं ये कह सकता हूं कि विलोपन अभिक्रियाओं में छोटे अणु जैसे HX मैंने पीछे कहा था, या जल हो सकता है H2O का विलोप होकर एल्कीन का निर्माण होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं विलोपन अभिक्रियाओं में आती है। और साथ ही यहाँ पर ये ध्यान दें कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हेलोजन परमाणु का क्या होता है, विलोपन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहेलोजनीकरण भी कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, अगर हाइड्रोहेलोजनीकरण हो, ये वी शब्द नहीं आए, केवल हाइड्रोहेलोजनीकरण हो, तो इस समय हम इसको कहेंगे हाइड्रोहेलोजनीकरण, यानी HX का योग, HX का योग, इस HX का किसी अभिक्रिया में योग होना, ये विपरीत अभिक्रिया हो तब वो हाइड्रोहेलोजनीकरण में होगी। लेकिन यहां से इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु और हेलोजन परमाणु का क्या हो रहा है, विलोप हो रहा है, वियोग हो रहा है, ये बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। इसलिए विलोपन अभिक्रियाओं में इस प्रकार की अभिक्रियाओं को विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि इनमें किसी एक एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन और X यानी हेलोजन परमाणु का विलोप होता है। तो ये रिएक्शन आपके समझ में आ चुकी होगी। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु और अल्फा कार्बन से हेलोजन परमाणु बाहर निकल जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं और एक एल्कीन का निर्माण होता है। अब एक चीज यहाँ पर अवश्य ध्यान दें कि यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया तो है ही, लेकिन यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो कौन से कार्बन से निष्कासित होता है, बीटा कार्बन से होता है, इसलिए इसको बीटा विलोपन प्रभाव भी कहते हैं। बीटा विलोपन प्रभाव, बीटा विलोपन प्रभाव भी कहते हैं, या आप सीधा बोल सकते हो बीटा विलोपन। क्या बोल सकते हो, बीटा विलोपन। तो विलोपन अभिक्रियाओं में बीटा विलोपन मोस्ट होता है। तो एग्जाम में 1 नंबर में इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है कि बीटा विलोपन की परिभाषा लिखिए, या बीटा विलोपन क्या होता है, एक उदाहरण देकर इसको समझाइए। तो आपको ध्यान रखना है विलोपन अभिक्रिया ही बीटा विलोपन होती है। चूंकि बीटा विलोपन इसलिए क्योंकि इसके बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोप होता है या निष्कासन होता है, इसलिए जिस कार्बन से इसका विलोपन होता है उस प्रकार इसको बीटा विलोपन कहते हैं। और यहाँ से HX या H2O जैसे अणु का, छोटे अणु का निष्कासन हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो रहेगी वो आपके रहेगी बीटा विलोपन, ठीक है। और विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया इसे हम कहेंगे। तो अपनी कॉपी में परिभाषा जो मैंने बोली है वो भी लिखनी है। परिभाषा लिखने के बाद आपकी ये इक्वेशंस, ये रिएक्शंस रहेगी जिसमें एक एल्कीन का निर्माण हुआ है, और ये एल्कीन है आपके एथीन। 2 कार्बन परमाणु है 8 और एल्कीन का अनुलग्न होता है इन, इसलिए H + इन एथीन का निर्माण होता है। तो ये रिएक्शन आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। साथ ही बीटा विलोपन की परिभाषा भी अलग से इनवर्टेड कोमा में आप लिख लीजिएगा। यहाँ आपके इसकी विलोपन अभिक्रियाओं की परिभाषा होने के बाद आप इनवर्टेड कोमा में इसको लिखोगे, या फिर अपोस्ट्रोफिक कोमा में आप इसको लिखोगे बीटा विलोपन की विलोपन अभिक्रियाओं में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु और अल्फा कार्बन से हेलोजन परमाणु का वियोग होता है। तो इस प्रकार के प्रभाव को या इस प्रकार के विलोपन को बीटा विलोपन कहते हैं। तो ज्यादा परिभाषा में नहीं घुसना, समझना है कि जिस कार्बन यानी बीटा कार्बन से विलोप हो रहा है तो इसको सामान्यतः हम बीटा विलोपन कह सकते हैं, बस समझना है आपको। तो बीटा विलोपन आप समझ चुके हो। अब ये एक सिंपल सी अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज आ जाती है। वो क्या होती है, और उसमें एक रूल भी आता है। वो रूल क्या होता है उसको आपको समझना होगा। वो कैसे, वो इसलिए समझना है कि कई बार ऐसे एल्किल हैलाइड होते हैं जिनसे HX का वियोग जो होता है उसमें एक से ज्यादा एल्कीन प्राप्त होने की संभावना रहती है। जैसे इसमें तो एक ही एल्कीन बनी है, आगे पीछे आप कहीं से भी कर लो यही बनने वाली है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस या कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक से ज्यादा एल्कीन बनने की संभावनाएं दिखेगी, तो उनमें कौन सी एल्कीन मुख्य उत्पाद में मानी जाएगी वो समझना होगा। और उसके लिए आपके एक नियम आता है सेटजेफ का रूल, सेटजेफ रूल या सेटजेफ का नियम, जो कि आपकी 11th क्लास में भी था और मैंने वहां पर आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ाया था, ध्यान में है तो। और नहीं है तो फिर से आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि एल्कीन या फिर एल्किल हैलाइडों में HX का वियोग होता है और एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो
तो वहां पर कौन से एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी। आइए सेटजेफ नियम देखते हैं। तो सेटजेफ नियमानुसार, सेटजेफ नियम, सेटजेफ नियम में क्या होता है, इसमें मान लीजिए एक उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे मैं एग्जांपल के साथ इस नियम को समझाऊंगा। एग्जांपल ये है CH3 CH2 CH, और यहां मान लीजिए मैंने क्लोरीन ले लिया और यहां मैंने इसको CH तक कर दिया, और वही आपके एल्कोहलिक KOH ले लिया KOH उपस्थिति में। यहां क्या होगा, यहां आप ये कहोगे कि ये जो एल्किल हैलाइड है वो द्वितीयक एल्किल हैलाइड है, क्योंकि हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ा हो वो अल्फा कार्बन कहलाता है, तो ये अल्फा कार्बन है। तो इसके बाद ये इसका बीटा कार्बन है, तो ये इसका बीटा डैश कार्बन है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीटा डैश कार्बन है, लेकिन है वो बीटा कार्बन। तो यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है और यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यानी बीटा विलोपन जो है अभिक्रिया वो इस पार्ट में भी हो सकती है तो इस पार्ट में भी हो सकती है। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, यदि मान लीजिए यहां CH3 को मैं CH2 में कर दूं, करिए, अब यहां से Cl और H मिलकर HCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं, तो सामान्य सी बात है कि यहां वाले जो बंद इलेक्ट्रॉन वो यहां जाएंगे, यहां जाएंगे तो आपकी जो एल्कीन बनेगी वो बनेगी CH3 CH2, यहां जो CH है वो CH, ये बॉन्ड यहां आ गया तो एक बॉन्ड तो था, एक और बन गया डबल बॉन्ड, और इधर CH2 है आपके, ये रहा CH2। क्लियर? इसका नाम हो गया आपके 1 ब्यूटीन। क्या नाम हो गया? 1 ब्यूटीन। लीजिए, अब मान लीजिए इस बीटा की बजाय इस बीटा से हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए, इस CH2 को मैं CH करके यहां से हाइड्रोजन कर दूं, तो यहां से भी क्या निकल सकता है? HCl निकल सकता है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ सकते हैं जिस प्रकार यहां वाले। तो मान लीजिए ये इधर वाला नहीं हुआ, इधर वाला हो गया, अभी ये हुआ है, तो इस समय डबल बॉन्ड यहां बनेगा, यहां बनेगा तो जो एल्कीन बनेगी वो बन जाएगी आपके CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH3, ये बनेगी CH3 CH, यहां वाले यहां चले गए, आ गया डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, फिर CH फिर CH3, यहां पर ये CH3 हो चुका है। कैसे? क्योंकि मैंने इस हाइड्रोजन वाले भाग को हटा दिया। तो आप एक बार इस पार्ट को भूल जाओ, यानी इस हाइड्रोजन को भूल जाओ, यहां देख लीजिए, यहां वाला हाइड्रोजन यदि प्रतिस्थापित होता है, यानी इस बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन निकल जाता है और यहां से HCl निकल जाता है, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो ये एल्कीन बनेगी। ये एल्कीन है वो है आपके 2 ब्यूटीन। क्या है? 2 ब्यूटीन। क्लियर? तो आप इस प्रकार ये देख सकते हो कि यहां जो एल्कीन हैलाइड है उसमें 2 प्रकार के एल्कीन बनने की संभावनाएं हैं। अब आप ये मत करना कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाए, कहां बनेगा? क्योंकि बीच में कार्बन आ रहा है, तो आप सभी जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन सकता है, तो यहाँ पर भी बन सकता है, और दोनों जो बनने वाले उत्पाद है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आपको इसमें से डिसाइड करना है कि मुख्य उत्पाद ये है या ये है। तो सेर्जेव नियमानुसार क्या होगा कि यदि किसी प्रकार की बीटा विलोपन अभिक्रियाओं में यदि 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावनाएं होती है, तो वह एल्कीन मुख्य उत्पाद में बनेगी जिसमें द्विबंधित कार्बन पर एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। परिभाषा इस नियम को लिख लीजिए, सेर्जेव नियम। सेर्जेव नियमानुसार वह एल्कीन प्रमुख रूप से बनेगी, मुख्य रूप से बनेगी जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणुओं से एल्किल समूहों की संख्या ज्यादा हो, अर्थात द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा हो। फिर से मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, सेर्जेव नियमानुसार द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए एल्किल समूह की संख्या अधिक हो तो वह एल्कीन प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से बनेगी। यानी आप इस नियम को समझकर कैसे भी लिख सकते हो, आपको ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड से बंधित जो कार्बन है उनसे जो एल्किल प्रतिस्थापी है, जैसे कि ये दोनों डबल बॉन्ड कार्बन है यानी द्विबंधित कार्बन है, तो इन कार्बन से प्रतिस्थापित
एल्किल प्रतिस्थापी समूह जितने ज्यादा होंगे वह मुख्य उत्पाद में होगी। तो आप देखिएगा इसमें, यहाँ ये द्विबंधित कार्बन है, ये द्विबंधित कार्बन है, यहाँ आप देखो इस कार्बन से एक भी एल्किल प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है, एक भी नहीं है, लेकिन इससे इधर दो है, इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों पर ज्यादा किस पर हो वो देखना है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आपके इस कार्बन से भी एक एल्किल समूह मेथिल है और इस कार्बन से भी एक एल्किल समूह मेथिल है। तो नियमानुसार इसमें द्विबंधित कार्बन पर एल्किल प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा है, तो मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, ये होगा। और वैसे भी आप देख सकते हो ये एक सममित एल्कीन है। सममित एल्कीन इसलिए है क्योंकि इसके दो बराबर भाग हो सकते हैं और इसके दो बराबर भाग नहीं हो सकते। क्लियर हो? तो ये होती है आपके मुख्य उत्पाद, इसको आप लिखोगे मुख्य उत्पाद। और मुख्य उत्पाद में इस प्रकार की रिएक्शंस में ये बनता है लगभग आपके 81%। कितना बनता है? तो आप ये भी ध्यान रखें, ये 81% और शेष 19% अर्थात 19% आपके बनती है ये सह उत्पाद में सेकंड जो बनने वाली एल्कीन है वो बनती है। तो ये रिएक्शन आप अपने कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। और नियम को भी ध्यान में रखिए, सेरजेव नियम सभी के लिए काम की चीज है या काम का टॉपिक है, ठीक है। ये लिख लीजिए रिएक्शन, वीडियो पॉज कीजिए और सबसे पहले रिएक्शन लिख लीजिए और नियम जो मैंने बोला है वो भी आप लिख लीजिए। अब इसी तरह एक उदाहरण और देख लेते हैं, सेकंड उदाहरण। ये उदाहरण तो लिख लीजिए, इसी सेरजेव नियम का एक सेकंड उदाहरण और आपको दिखा रहा हूं, वो रहेगा आपके, मान लीजिए मैंने ये लिखा CH3 CH2 CN CH CH3 और मान लीजिए यहां पर CH3 हो, यहाँ H की जगह एक चौथा जो इसकी या फिर चौथी जो इसकी सेरजता है वो भी CH3 से पूरी होती है। आपने एल्कोहलिक KOH लिया, ठीक है। उसी प्रकार ये अल्फा कार्बन है तो ये इसका बीटा कार्बन, तो ये इसका बीटा डैश कार्बन है। अब यहां से हाइड्रोजन जाएगा तब डबल बॉन्ड यहां बनेगा, यहां से हाइड्रोजन डबल बॉन्ड यहां से बनेगा। दोनों एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगी CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 और सेकंड जो इसकी बन जाएगी वो बन जाएगी यहां के बीच में, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। ये है आपके, इसका नाम आप इधर में लिख रहा हूं, नाम आप देख लीजिए क्या होगा इसका। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, नाम हो जाएगा इसका 2 मेथिल। 2 मेथिल इसलिए हुआ है क्योंकि दूसरे कार्बन पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। 2 मेथिल, फिर आपके 4 कार्बन की श्रृंखला है और 1 कार्बन पर एन है, तो नाम सीधा हो जाएगा 1 ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटेन। ये आप इसका नाम लिख लीजिए। तो इसका नाम जो होगा वो आपकी इस प्रकार होगा। यहां देखें, एक 2 पर आता है द्विबंध, इधर भी 2 पर आता है। और एल्किनों में नामकरण की विधि में आप सभी जानते हो कि उस दिशा से 1 नंबर देते हैं या फिर न्यूनतम अंक देते हैं, इधर द्विबंधित कार्बन या द्विबंध जो हो वो नजदीक हो, कम संख्या इसको प्राप्त हो, तो हम यहाँ देंगे 1 2 3 4। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है, लेकिन प्रतिस्थापी किधर से नजदीक है, इधर से, इसलिए 1 नंबर इसको देंगे ना कि इसको। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। मेथिल तो वही स्थिति है आपके 2 मेथिल, लेकिन द्विबंध 2 नंबर कार्बन पर आ गया, इसलिए ब्यूटीन हो जाएगी आपके 2 ब्यूटीन, ठीक है। अब आप सेरजेव नियम अनुसार देखें कि इनमें मुख्य उत्पाद कौन सा है। तो देखो ये द्विबंधित कार्बन है, इस पर एक भी एल्किल प्रतिस्थापी नहीं है, इसलिए ये हो गया आपके अल्प उत्पाद। क्या होगी? अल्प उत्पाद के रूप में। और अल्प उत्पाद में ये बनेगी 90%, वही आपके 19%, ठीक है। और ये आपके होगा मुख्य उत्पाद। क्या होगा? मुख्य उत्पाद। और वही आपके शेष जो है 81%। कितना? 81%। यह आप अपनी कॉपी में इसका सेकंड एग्जांपल और लिख सकते हो। और इसका नाम हो जाएगा आपके 1 2 3 और 4। ये आपके हो जाएगा 2 क्लोरो, फिर 2 मेथिल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये क्लियर होने के बाद
एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है जिसमें वो भी आप इसी क्लास में देख लीजिए, उसके बाद अपन विलोपन अभिक्रियाएं पूरी कर लेंगे। वो है टॉपिक का नाम रहेगा विलोपन बनाम प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस टॉपिक से क्या तात्पर्य है वो भी आप समझ लीजिए। इस टॉपिक से तात्पर्य है कि विलोपन अभिक्रियाएं और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं साथ साथ हो सकती हो तो इनमें प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन सी हो। उस समय आप किस प्रकार डिसाइड करोगे कि इसमें विलोपन अभिक्रिया होगी या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। जैसे एक एग्जांपल से आप समझो कि यह है CH3CH2 और Cl, ठीक है। यदि आप इसमें KOH डालते हो, एल्कोहलिक H डालते हो, तो यहां प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर OH जो है वो एक नाभिक से नहीं है, और ये नाभिक से नहीं, इस नाभिक से नहीं का क्या कर सकता है, प्रतिस्थापन कर सकता है और मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कोहल बन सकता है। क्या बन सकता है? एल्कोहल बन सकता है, और K और Cl मिलकर क्या बन सकता है, KCl बन सकता है। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि यहाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया सही रहेगी या विलोपन अभिक्रिया सही रहेगी। अगर विलोपन अभिक्रिया की तो ये अभिक्रिया कैसे होगी, CH3CH2Cl, एल्कोहल हमने KH लिया, यहाँ पर भी KOH है, यहाँ पर भी KOH है। अब यहाँ से Cl गया, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गया तो बन गया HCl। तो डबल बॉन्ड यहाँ इसको मैं इस प्रकार लिख दूं हाइड्रोजन को, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो इसमें बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX के रूप में बाहर निकल जाएगा, नहीं HCl निकल जाता है, जो भी आपके ये HCl यहाँ पर निकल चुका है। तो एक ही रिएक्शन, एक ही कंपाउंड में आप देखो दो प्रकार के रिएक्शन देख रहे हो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देख रहे हो और विलोपन अभिक्रिया भी देख रहे हो, तो इसमें से कौन सी मुख्य होगी उसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। अब इन अभिक्रियाओं को पहले आप देख लीजिए कि इसमें एल्कोहल बन रहा है, इसमें एल्कीन बन रही है, तो इसमें होगी क्या, प्रतिस्थापन होगी या विलोपन होगी, उसके लिए कुछ शर्तें होती है, वो आपको ध्यान में रखनी है। क्या शर्तें होती है आइए देखते हैं। सबसे पहली शर्त आपको ये ध्यान रखना है कि एल्किल हैलाइड RX है, उसकी प्रकृति कैसी हो, ठीक है। ये लेम में डिफेंड करता है, केवल आपको थ्योरी में ध्यान रखना है कि RX की प्रकृति कैसी हो। दूसरा, आने वाला नाभिक से नहीं जो हो, जैसे KOH है, KOH में OH नाभिक है, ये KOH है, इसमें OH एक नाभिक से नहीं है, क्या है, ये नाभिक से नहीं है, इसलिए उस नाभिक से नहीं की प्रकृति कैसी हो, की प्रकृति कैसी हो वो चीज। और तीसरी जो शर्त होती है, तीसरी शर्त जो होती है वो होती है आपके विलायक की सांद्रता, विलायक की सांद्रता, यानी जो आप विलायक के रूप में KOH डालते हो या H2O डालते हो, या तो KOH डाल दो या फिर H2O डाल दो, यानी जल डाल दो, तो इनमें से ये जो विलायक होंगे, क्योंकि ये विलायक का कार्य करेंगे, एल्किल हैलाइडों में आप एल्कोहलिक KOH डालते हो या H2O डालते हो तो वो आपके विलायक का कार्य करते हैं। उस विलायक की सांद्रता कितनी है, यानी किसी भी विलय को घोलने की प्रकृति या घोलने की क्षमता उसमें कितनी है, वो विलायक क्षमता होगी। तो ये तीन चीजों आप देख लो तो आपके यहाँ सत्य लागू के अनुसार आपको पता चल जाता है कि विलोपन अभिक्रिया होगी या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, यदि एल्किल हैलाइड, क्या एल्किल हैलाइड जो है RX, उस एल्किल हैलाइड में यदि RX प्राथमिक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है, उस समय हमेशा SN2 अभिक्रिया होगी। क्या होगी? SN2। तो आप हमेशा ही ध्यान रखें कि एल्किल हैलाइड आपके प्राथमिक हो तो उनमें SN2 अभिक्रिया होती है, और रेयर केस कई बार विलोपन अभिक्रिया भी हो सकती है, ठीक है। और यदि आपके पास एल्किल हैलाइड RX 2 डिग्री का है, कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, उस समय आपके विलोपन अभिक्रिया भी हो सकती है और SN2 अभिक्रिया भी हो सकती है, ठीक है। और यदि आपके पास एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है, उस समय खास तौर पर या प्रमुख रूप से अभिक्रिया होगी विलोपन अभिक्रिया, और साथ ही यहाँ पर SN1 रिएक्शन प्रमुख रूप से भी होती है, जो कि आपने पीछे देखा था। मैंने आपको बताया था पीछे क्लास में SN2 और SN1 रिएक्शन में कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हमेशा SN1 अभिक्रिया देते हैं और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हमेशा SN2
और रिएक्शन जो सेकंड है आपके 2 डिग्री एक्विवैलेंट है वो आपके SN2 अभिक्रिया तो SN1 अभिक्रिया भी देते हैं, यानी दोनों प्रकार के दे सकते हैं। अब इस प्रकार मान लीजिए कि आपके पास जैसे एक एग्जांपल की बात करें इसको और समझने के लिए, वो एग्जांपल ये है कि आपने CH3 CH2 Cl में एक तो डाला आपने KOH एल्कोहली KOH डाला, ठीक है, और दूसरा विलायक मान लीजिए इसमें CH3 CH2 Cl में आपने जल डाला, यहाँ आपने एल्कोहलिक KOH डाला, यहाँ आपने विलायक के रूप में H2O डाला। तो यहाँ तो एल्कोहलिक होने के कारण विलोपन अभिक्रिया होगी, क्योंकि KOH जो होता है उस KOH की ध्रुवता कम होती है, यानी आप ये कह सकते हो इसकी ध्रुवता कम होती है, और जिसकी ध्रुवता कम होती है उसकी विलायक क्षमता कम होती है। विलायक क्षमता जो होती है वो कम होती है, और जिसकी विलायक क्षमता कम होती है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता है। ध्यान रखें, जिसकी ध्रुवता कम होती है उसकी विलायक क्षमता कम होती है, और जिसकी विलायक क्षमता कम होती है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में देकर क्या करता है, विलोपन अभिक्रिया देता है। और जिसकी ध्रुवता ज्यादा हो, जैसे H2O है उसकी ध्रुवता ज्यादा होती है, ज्यादा होने के कारण उसकी विलायक क्षमता भी ज्यादा होगी। तो विलायक क्षमता ज्यादा होने के कारण यह किसी अभिक्रिया में प्रतिस्थापन या विलोपन के बजाय उसको अपने में घोलेगा और एक नया कंपाउंड बनाएगा। इस समय विलायक क्षमता यदि ज्यादा है, विलायक क्षमता क्या हो, ज्यादा हो, और ये कम हो तब विलोपन अभिक्रिया, ज्यादा हो तब इसका उल्टा आपके प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तो ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में यहां से लिख लीजिएगा कि जिसकी ध्रुवता ज्यादा हो तो उसकी विलायक क्षमता, जिसकी ध्रुवता कम होती है उसकी विलायक क्षमता भी कम होती है, और विलायक क्षमता कम होती है उसमें हमेशा विलोपन अभिक्रिया होती है, और जिसकी ध्रुवता ज्यादा हो उसकी विलायक क्षमता अधिक होने के कारण वहां पर अभिक्रिया होती है प्रतिस्थापन। जैसे इन एग्जांपल में आप देखेंगे, मैं इनको वापस हटा रहा हूं, कॉपी को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, और सबसे पहले ये पॉइंट आप इस पे नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद इसकी रिएक्शंस मैं कर रहा हूं और उसको आप समझ लीजिएगा, ये लास्ट रिएक्शंस रहेगी। यहां देखिएगा, यहां इसकी ध्रुवता कम है, इसलिए यहां ये OH जो है, ये OH उस OH नाभिक स्नेही की जो आकार है वो बड़ा होगा। आकार बड़ा होने के कारण यहाँ विलोपन अभिक्रिया प्रमुख रूप से होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि OH नाभिक स्नेही का आकार बड़ा है, इसलिए प्रमुख रूप से यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया होगी। या हम सीधा कह सकते हैं कि इसकी ध्रुवता कम है, इसलिए इसकी विलायक क्षमता कम है, इसलिए इसको घोल नहीं पाएगा, इसलिए इसमें से ही किसी HX अणु या H2O का विलोप हो जाएगा। तो यहाँ से Cl और यहाँ से हाइड्रोजन का विलोप हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा आपके CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आपके बन चुका है, ये एल्कोहली है। अब यहाँ H2O डाला में, यहाँ इसकी ध्रुवता ज्यादा है, KOH से ध्रुवता किसकी ज्यादा होती है, H2O की, इसलिए विलायक क्षमता भी किसकी ज्यादा हुई, H2O की, और विलायक क्षमता ज्यादा हुई तो यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये विलायक क्षमता ज्यादा होने का इसको अपने में घोलेगा। तो यहाँ OH जो है वो एक नाभिक से नहीं, इसका आकार यहाँ छोटा होगा, इसकी बजाय इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा, और जिसका छोटा होता है वो इस नाभिक श्रेणी को प्रतिस्थापित कर देगा, प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा आपके एल्कोहल, क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, और यहाँ से Cl माइनस और H प्लस जो है वो दोनों मिलकर आपके बन जाएंगे HCl। तो इस प्रकार यहाँ जो टॉपिक था विलोपन बनाम प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में कि कौन सी अभिक्रिया विलोपन होगी, कौन सी अभिक्रिया प्रतिस्थापन होगी, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जिस विलायक की ध्रुवता कम होगी उसकी विलायक क्षमता कम होगी, तो वहां पर विलोपन अभिक्रिया होगी, और जिस विलायक की ध्रुवता अधिक होगी तो उसकी विलायक क्षमता भी अधिक होगी, और जहां विलायक क्षमता अधिक होगी वहां पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। अपने कॉपी में नोट कीजिए साथ साथ में, और रिएक्शंस को भी नोट कीजिए। और ये टॉपिक विलोपन बनाम प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो टॉपिक है उसको क्लियर करने के लिए और ढंग से पढ़ने के लिए जो क्वेश्चंस आपके नहीं आते समझ में, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछकर मेरे से आंसर दे सकते हो। आज की क्लास के लिए आपका सभी का धन्यवाद। वीडियो को ध्यान से देखें और इसको अच्छी तरह से पढ़ें। आज क्लास के लिए आपका फिर से धन्यवाद। थैंक यू।